क्लास 11 में आज हम सेम हमारा लेसन है, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हो तो इससे आपके बिजनेस को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या प्रॉफिट, आप अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करते हो, क्या प्रॉफिट है आपके बिजनेस के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो डियर स्टूडेंट, सो 11 पॉइंट गिवन है, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज अगर हम देखें कि व्हेन द बिजनेसमैन प्रिपेयर द प्रॉपर सिस्टमेटिकली द अकाउंटिंग बुक्स, सो उस अकाउंटिंग बुक्स का, उस अकाउंटिंग का उसके बिजनेस को क्या क्या एडवांटेज पॉसिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट मींस जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इट मींस ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में, अकाउंटिंग में, सिस्टमेटिक वे में, एज पर अकाउंटिंग रूल्स, एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम नोट डाउन करते हैं। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। तो बहुत ही इजीली आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, एसेट्स की वैल्यू क्या है, लायबिलिटी क्या है, कब आपने सामान सेल आउट किया था, कब परचेसिंग की थी, कितना एक्सपेंसेस हुआ था, इनकम कितनी हुई थी, प्रॉफिट कितना हुआ था, लॉस कितना हुआ था। सो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है थ्रू अकाउंटिंग जो है आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इस पॉइंट को अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अकाउंट्स में हम लोग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग सिस्टमेटिकली नोट डाउन करते हैं। और जो मैनेजमेंट होते हैं, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, वो लोग थ्रू अकाउंटिंग जो है रीडिंग करके, अकाउंटिंग को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या प्लान है आपके बिजनेस का, क्या पॉलिसी आपकी रहेगी। सो ऑल अबाउट जो भी डिसीजंस है वो आप थ्रू अकाउंटिंग के ले सकते हो। सो अकाउंट्स आपको डिसीजंस लेने में, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है एक्सपीरियंस के आधार पे। थर्ड पॉइंट आपका आता है रिप्लेस मेमोरी। मैंने आपसे कहा कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में वेरियस पर्सन से इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए वो सारी की सारी चीजें हम मेमोराइज कर सके। तो इन केस अगर हम कोई चीज भूल जाए तो थ्रू अकाउंटिंग जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। जब हम अकाउंट्स को रीड करेंगे तो रीड करने पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमसे कहां पे कुछ चीज हमसे मिसिंग हो रही है। एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हो, एक एक सेक्शंस में काफी स्टूडेंट्स होते हैं। सो जो आपके मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट या जो आपका अकाउंटेंट स्टाफ है, उससे मेमोराइज करना कि किस सेक्शन में किस बच्चे की फीस आई है या किस बच्चे की फीस नहीं आई है, उसे मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल हम ले, सपोज करो एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट है, तो जो आपका अकाउंटेंट है उसे उसके लिए पॉसिबल नहीं है मेमोराइज करना कि 12th क्लास से या 11th क्लास से ए सेक्शन से या बी सेक्शन से कितने स्टूडेंट ने फीस पे कर दी या फीस पे नहीं की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू अकाउंट्स। क्योंकि अकाउंट में हम जिन स्टूडेंट ने फीस पे कर दी होगी उनका नोट डाउन होगा, तो टोटल स्टूडेंट में से किसने फीस पे की, किसने फीस पे नहीं की, सो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो थ्रू अकाउंट्स
हम लोग अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। हमने बाय चांस किसी से गुड्स परचेज किया बट उसको पेमेंट देना भूल गए, जब हम अकाउंट बुक चेक करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि फलाने बिजनेसमैन को हमें अमाउंट पे करना है, या जो भी आपका कंज्यूमर है उससे आपका अमाउंट रिसीव करना है। सो मेमोरी से रिलेटेड, क्योंकि अकाउंट्स में अकाउंटिंग में आप सारे ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आप क्या करते हो, नोट डाउन कर लेते हो, और नोट की हुई चीज आपको रीड करने से पूरी मेमोराइज हो जाती है, राइट। द नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब यह है कि बिजनेसमैन एवरी ईयर ही प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अकाउंट्स। हर साल वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, अकाउंट बुक प्रिपेयर करता है। तो जब आपके पास प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स बुक है, जब आपके पास करेंट ईयर के अकाउंट्स बुक है, पिछले साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, इट मींस एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यूज थी, इस साल आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है। जब आपके पास हर साल का रिकॉर्ड मेंटेन है तो आप बहुत ही इजीली करंट ईयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कंपैरिजन करके फ्यूचर के लिए आप प्लान आउट या फ्यूचर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, उनको अचीव करने के टेक्निक और प्लानिंग आप डिसाइड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, आपको मालूम है हमारे इंडिया में द इंडियन गवर्नमेंट चार्ज देयर इज टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका आता है जीएसटी। तो आपने देखा होगा कि जो भी कंपनीज गुड्स सेल करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, सो दे चार्ज जीएसटी टैक्स ऑन देयर कस्टमर्स। वो उनके अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करती है और कस्टमर के बिहाफ में जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे करती है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप देता हूं। आप लोग डोमिनोज पिज्जा खाने जाते हो तो वहां पे एक दिन में वेरियस कस्टमर्स आते हैं। अब मान लीजिए उसने एक दिन में 60,000 रुपीज का पिज्जा सेल किया, नेक्स्ट डे उसने 60,000 का किया, उसके नेक्स्ट डे 40,000 का किया, तो 3 मंथ का वो क्वार्टरली जीएसटी इवैल्यूएट करता है। तो मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो हम पर डे की सेल्स जो भी होती है हर बिजनेसमैन अकाउंट्स में मेंटेन करता है और थ्रू अकाउंटिंग हम लोग बहुत इजीली इवैल्यूएट कर लेते हैं कि इस साल हमने कितनी टोटल सेल्स की है, उस पर हमें कितना जीएसटी पे करना है, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, बिकॉज प्रॉफिट का इवैल्यूएशन भी हम थ्रू अकाउंट्स करते हैं। जो इनकम होती है, इनकम में से एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो प्रॉफिट आता है तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पे हम टैक्स पे करते हैं। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो रियल और एक्चुअल कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है ये इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो रियल और एक्चुअल टैक्स पे करने के लिए हमें किसका हेल्प लेनी पड़ती है, अकाउंटिंग की। थ्रू अकाउंटिंग वी रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्स। देन नेक्स्ट आपका आता है फैसिलिटेट्स लोन्स। इफ सपोज आवर बिजनेस रिक्वायर्ड लोन्स, हमारे बिजनेस को रुपए की जरूरत है, हमारे बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग लोन के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक एग्जांपल बैंक पे अप्लाई करेंगे। बट जब आप बैंक को लोन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले बैंक आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी अबाउट योर बिजनेस। लाइक एग्जांपल, आपका प्रीवियस 3-4 ईयर का कितना प्रॉफिट है, आपके कितने कंज्यूमर्स हैं, आपकी 3-4-5 ईयर्स की कितनी सेल्स है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप थ्रू अकाउंटिंग
जो लोन प्रोवाइडर है, लाइक एग्जांपल बैंक, उसको प्रोवाइड कर सकते हो। और फिर बैंक आपके सारे अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी एंड आफ्टर सेटिस्फेक्शन, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी कि अगर हमने इस बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड किया तो वो इजीली हमारे लोन को रिटर्न कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो देन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। सो लोन अगर हम रिसीव करते हैं तो लोन रिसीव करने के लिए भी बैंक जो होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है, कोई भी अगर आपको लोन देता है तो फर्स्ट वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को एग्जामिन करेगा। और फाइनेंशियल कंडीशंस को इट मींस आपके क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके थ्रू अकाउंटिंग कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट आपका एडवांटेज आता है अकाउंटिंग का, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इट मींस प्रूफ, सबूत। अगर आप अपने अकाउंट बुक्स को, अकाउंटिंग को सिस्टमेटिकली, प्रॉपरली, थ्रू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, थ्रू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थ्रू द अकाउंटिंग रूल्स, अगर सिस्टमेटिकली वे में आप प्रिपेयर करते हो, इस कंडीशन में आप कोर्ट में अपने अकाउंट्स बुक्स को, अकाउंटिंग को एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ आप वहां पे पेश कर सकते हो सबूत के तौर पे, ताकि कोर्ट जो है उस आपके अकाउंट्स बुक्स को, अकाउंटिंग को स्टडी करके आपके फेवर में जो है डिसीजन कोर्ट दे। तो अगर आप अपने अकाउंट बुक्स को सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करते हो तो ये एज ए एविडेंस जो है आप इसे कोर्ट में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। इन केस सपोज कीजिए आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो, सेल आउट करना चाहते हो, तो अकाउंटिंग जो है आपके बिजनेस को सेल करने में हेल्प करेगी। कैसे? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे अभी आप देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग में आप सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नोट डाउन होते हैं। आपकी क्या एसेट्स है, उन एसेट्स की क्या प्राइस है, क्या बुक वैल्यू है एट प्रेजेंट, आपकी क्या लायबिलिटीज है, किस किस को आपको कितना अमाउंट रिटर्न करना है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो आपकी अकाउंट्स बुक्स में गिवन होगी। तो कोई भी जो परचेजर है, जो इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस को खरीदना चाहता है, तो उस बिजनेस को खरीदने के लिए वो आपके अकाउंट्स बुक को स्टडी करेगा, और आपके अकाउंट बुक को स्टडी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपका बिजनेस जो है वो इजीली क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहता है तो अकाउंटिंग जो है आपके बिजनेस को सेल करने में, उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट, इंसॉल्वेंसी इवेंट में आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। अब सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारी लायबिलिटी इतनी एक्सीड हो जाए कि हम अपनी लायबिलिटी को, जो हमारी एसेट्स है, उस एसेट्स के थ्रू पे ऑफ नहीं कर पाए, मतलब हम अपनी सारी एसेट्स भी बेच दें, तो एसेट्स बेचने के बाद भी हम अपनी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकते। इट्स मीन आपकी लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो एसेट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, मोर देन हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो बिजनेसमैन है वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। सो इंसॉल्वेंसी के लिए अगर आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने आप को कोर्ट में जाकर आपका जो भी अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग को वहां आप कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए एज ए एविडेंस। उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे बिजनेस की ये एसेट्स है, हमारे बिजनेस की ये लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी इतनी एक्सीड हो गई है कि हम
हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और हम जो इस कंडीशन में नहीं है कि हम अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। बट इसके लिए फिर से हम लोग डिपेंड होते हैं किस पे, अकाउंटिंग पे। जब तक कोर्ट ये आपके अकाउंटिंग की स्टडी करेगी, स्टडी करने के बाद व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट को ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन करेक्ट बोल रहा है, उसकी इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सके, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट? पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? सिंपल सा एग्जांपल में दे रहा हूं। मिनिमम 2 पर्सन, कितने? 2, मतलब मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 50% मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस ऑपरेट करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आपस में शेयरिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में अगर जब हम बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली पार्टनर्स जो होते हैं दे प्रिपेयर पार्टनरशिप अकाउंट। वो लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इस पार्टनरशिप अकाउंट के हेल्प से अगर हम किसी न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो इस कंडीशन में उस पार्टनर को कितना अमाउंट हमें पे ऑफ करना है, तो वो सारा इवैल्यूएशन जो होता है, उसका शेयर जो होता है, वो हम इवैल्यूएट जो करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। किसके हेल्प से करेंगे? अकाउंटिंग की हेल्प से हम उसका शेयर इवैल्यूएट करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि बिजनेसमैन हर साल का अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। उस अकाउंट्स में वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करता है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है, रिजल्ट इवैल्यूएट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देन जब हमारे पास डिफरेंट ईयर के अकाउंट्स होते हैं, तो उस डिफरेंट ईयर के अकाउंट्स को आप कंपैरेटिव स्टडी करके, कंपैरिजन करके फ्यूचर के लिए आपकी क्या पॉलिसीज है, फ्यूचर के बिजनेस पॉलिसीज में आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, वो सारा डिसीजन जो है आप थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो, राइट।